हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हिस्ट्री हमें हमारे पास से रूबरू कराती है, पर कई बार हिस्ट्री एक पर्सपेक्टिव बन जाती है जो कभी कभार गलत भी हो सकती है, पर वो लोगों में इतनी फैल चुकी होती है कि लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये डायलॉग हमारे बापूजी ने कहा था। बापू बोला, अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि ये सरासर झूठ है। बापूजी ने अपने लाइफ में कभी ये कोट खुद नहीं बोला, और इतना ही नहीं, जिस इंडियन शहर को हम दुनिया का सबसे पुराना शहर समझते आ रहे हैं, वो शहर वाराणसी साइंटिस्टों के हिसाब से उतनी पुरानी नहीं है। और ज्योग्राफी चैप्टर्स में अमेरिका को डिस्कवर करने का क्रेडिट हम जिसे देते आ रहे हैं, उस कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया ही नहीं था। अब फ्रेंड्स, आई नो ये सब सुन के तुम्हारे भी दिमाग में 440 वोल्ट का झटका लगा, राइट? क्योंकि ये हिस्ट्री हमारे दिमाग में इस तरह फिट की गई है, और जब कोई इस फिटेड पीस को निकाल के रिप्लेस करता है तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। पर अगर तुम जानना चाहते हो इन मिसकंसेप्शंस के पीछे की सच्चाई, तो चलो मेरे साथ और आज कर ही लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है, अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ये कोट गांधी जी का है ही नहीं। असल में हिस्ट्री में इस चीज का प्रूफ कहीं भी नहीं है कि ये कोट गांधी जी ने खुद कहा था। अगर गांधी जी ने ये नहीं कहा तो फिर आखिर किसने कहा? और मेजॉरिटी पब्लिक के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन आया कहां से? वेल, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बॉलीवुड वालों को, जो इतने सालों से इस कोट को बापू से लिंक करते आ रहे हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, याद आया? अगर ये डायलॉग बापू ने नहीं कहा तो फिर किसने कहा? ये जानने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम ये भी जान लेते हैं कि इस कोट को बापू से लिंक किसने किया। पहला क्रेडिट तो बॉलीवुड को जाता ही है, और दूसरा क्रेडिट जाता है इंटरनेट को। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हो, आजकल इंटरनेट पे कुछ भी डाल दो और लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि 2019 में एक फेक न्यूज वायरल हुई थी, जो सबके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में भी शायद आई होगी। और वो न्यूज ये थी कि यूनाइटेड नेशंस ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर कर लिया है। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता था तो ये झूठ था अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसी तरह किसी भी इंसान के फोटो के साथ कोई भी कोट लगा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा फोटो है और ये मेरा कोट है, और हमारे आने वाले पीढ़ी समझेंगे कि ये कोट मैंने बोला है। पर चलो अब सस्पेंस को थोड़ा खोलते हैं, ये कोट एक्चुअली में किसका है? ये कोट एक्चुअली में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के वर्स लूक 6:29 में लिखा हुआ है। और अब ये तो इम्पॉसिबल है कि बापू इस कोट को चुराएंगे, तो फिर ये कोट उनसे लिंक कैसे हुआ? तो बेसिकली बापू को रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट में काफी इंटरेस्ट था, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में। और इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से गांधी जी ने 1926 में गुजरात नेशनल कॉलेज में बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ाया था, और शायद यही कारण था उन पे बायोग्राफीज लिखने वाले राइटर्स ने काफी बार गांधी जी के नॉन वायलेंस फिलॉसफी को बाइबल के कोट से रिलेट किया था। वाह! और यहाँ पर हम फोकट में बापूजी के कोट को आदर्श समझ के फॉलो करके अपने दोनों गाल सुझा बैठे। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्टे की हाइट बस 5 फुट 2 इंच थी। हिस्ट्री में जब कभी भी नेपोलियन की बात छिड़ती है तो हर किसी के दिमाग में उसकी सेम इमेज आती है, बड़ी सी कैप पहने एक बौना और चिड़चिड़ा आदमी, या फिर याद आता है उनके नाम पर रखा हुआ एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे नेपोलियन कॉम्प्लेक्स या शॉर्ट मैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। पर ऐसा क्यों है कि नेपोलियन के बारे में बात करते वक्त हमें सिर्फ उसकी हाइट ही याद रहती है और ना कि उसने जीते हुए जंग? मैं बताता हूँ ना। दरअसल 18वीं सेंचुरी के दौरान नेपोलियन की तरक्की और दहशत पूरे यूरोप में फैल गया था, जिसे देख के इंग्लैंड के पॉलिटिकल लीडर्स की तो हवा टाइट होने लगी थी। और इसके बाद उनके खोपड़ी में एक आइडिया आया कि दुनिया का ध्यान नेपोलियन के सक्सेस से हटाकर उनके हाइट पर फोकस करवाते हैं। और इस आइडिया के लिए उन्होंने मदद ली 18वीं सेंचुरी में काफी फेमस होने वाले आर्ट फॉर्म कैरिकेचर की, और इस वजह से रातों रात नेपोलियन एक खतरनाक एम्परर से एक बौना कॉमिक कैरेक्टर बन गया। और इंग्लैंड के लीडर्स को इसका फायदा ये हुआ कि लोग नेपोलियन को सीरियसली नहीं ले रहे थे, और इसी के कारण आज तक लोग यही सोचते हैं कि नेपोलियन की हाइट 5 फुट 2 इंचेस थी, जो कि असल में सच नहीं है। और इस मिसकंसेप्शन के पीछे का कारण ये है कि फ्रेंच और इंग्लिश मेजरमेंट सिस्टम्स अलग हुआ करते थे, और इंग्लिश इंचेस के कंपैरेटिवली फ्रेंच इंचेस बड़े हुआ करते थे। सो अगर नेपोलियन की हाइट को इंग्लिश इंचेस में कन्वर्ट करें तो उसकी हाइट 5 फुट 7 इंचेस होगा, जो उस समय एवरेज हाइट मानी जाती थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट? अगली बार कोई भी आपको आपकी हाइट पूछे तो इंग्लिश इंचेस में ही बताना।
मिसकंसेप्शन नंबर 3, वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना और कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर रहा है। हिंदुइज्म और जैनिज्म में सबसे होलीएस्ट जगह वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, पर इस बात का क्या प्रूफ है? सबसे पहला प्रूफ तो यह है कि कुछ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जैसे कि ऋग्वेद और शिव पुराण में वाराणसी का जिक्र किया है, ये कहते हुए कि भगवान शिव और शक्ति ने खुद वाराणसी को बनाया था, जिसे पहले काशी के नाम से जाना जाता था। और अगर थोड़ा मॉडर्न टाइम्स में देखें तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता मार्क ट्वेन ने खुद ये कहा था कि वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, वो टाइम और हिस्ट्री से भी पुरानी है। पर फ्रेंड्स, अब जरा साइंटिफिक नजरों से इसे देखते हैं और जानते हैं कि ये दावा कितना सच है। तो IIT खड़गपुर के स्टडी में रिसर्चर्स के हिसाब से जब उन्होंने आंकड़ों को जोड़ा घटाया, तब उन्हें यह जवाब मिला कि वाराणसी करीबन 4 से 6 हजार साल पुरानी है। हाँ, ये एक फैक्ट है, पर दुनिया में और कई कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर है जो वाराणसी से भी पुराने हैं, जैसे कि पैलेस्टाइन का शहर जेरिको जो कि 9000 BC पुराना है, और बल्गेरिया में प्लोव्डिव जो 7000 BC पुराना है। अब फ्रेंड्स, भले ही वाराणसी दुनिया में सबसे पुराना कंटिन्यूअसली पॉपुलेटेड शहर ना हो, तो भी ये अपनी जगह उस लिस्ट में जरूर बनाता है। मिसकंसेप्शन नंबर 4, रोजा पार्क्स बस एक नॉर्मल औरत थी जिसके वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हुआ था। अब फ्रेंड्स, रोजा पार्क्स वो औरत है जिन्हें हम सब मदर ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जानते हैं, जिन पे कई बुक्स और मूवीज बन चुके हैं। लोगों की नजरों में बस एक कपड़े सिलने वाली नॉर्मल सी औरत थी, पर काफी कम लोगों को पता है कि उनकी असल सच्चाई क्या थी, जो सुन के शायद आप भी हैरान रह जाओगे। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1955 के सदर्न अमेरिका से, जहां एक तरफ वियतनाम और अमेरिका में जंग छिड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जॉन क्रो लॉ के कारण अमेरिकन में रंग के वजह से बंटवारा हो रहा था। इस लॉ के तहत हर पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रेशियल सेग्रीगेशन यानी कलर के हिसाब से सीट्स को डिवाइड किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, पब्लिक बसेस में फ्रंट के 10 सीट्स ओनली व्हाइट सेक्शन और पीछे के 10 सीट्स ओनली ब्लैक सेक्शन, और बीच में जितने भी सीट्स थे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर थे। पर अगर कोई व्हाइट पैसेंजर खड़ा है तो बीच के सेक्शन में बैठे हुए ब्लैक पैसेंजर्स को अपनी सीट उसे देनी पड़ती थी। और कॉमन मिसकंसेप्शन के हिसाब से एक दिन रोजा पार्क्स काम के बाद घर जाने के लिए बस में चढ़ी, और जब एक व्हाइट पैसेंजर के लिए उन्हें सीट से उठाया जा रहा था, तब उन्होंने उठने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी उस दिन, जिस वजह से ड्राइवर ब्लेक ने पुलिस को बुलाकर रोजा पार्क्स को अरेस्ट करवा दिया। और इस इंसिडेंट के कारण सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हुआ और रोजा पार्क्स को इस मूवमेंट की मां माने जाने लग गए। पर सच्चाई तो यह है कि रोजा पार्क्स ना सिर्फ एक सीमस्ट्रेस थी, पर वो NAACP नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की मेंबर भी थी, और अपनी पूरी जिंदगी वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और रेशियल वायलेंस के खिलाफ लड़ी थी। रोजा पार्क्स के बस इंसिडेंट के 9 महीने पहले 15 साल की क्लॉडेट कैल्विन ने भी यही सेम स्टैंड लिया था, और तब NAACP ने डिसाइड किया कि इसी इंसिडेंट को रिपीट करके पूरे मॉन्टगोमेरी में बस स्ट्राइक इनिशिएट किया जाए, और इसीलिए उन्होंने रोजा पार्क्स को ट्रेन करके उसी बस ड्राइवर के बस में भेजा जिसने 12 साल पहले रोजा पार्क्स को अपने बस से निकाला था। तो एक्चुअल में कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था जैसा ड्रामेटिक वे में बुक्स में और मूवीज में हमें दिखाते हैं। ये एक पूरी तरीके से प्लान्ड मिशन था, जिस वजह से पूरे अमेरिका में ब्लैक लोगों ने बस को बॉयकॉट कर दिया, और फाइनली 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जॉन क्रो लॉ को हटा दिया। मिसकंसेप्शन नंबर 5, कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका। अब फ्रेंड्स, ये मिसकंसेप्शन हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, जिस वजह से इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिख दिया गया है। पर असल में ये कहानी सच्चाई और इवन अमेरिका से काफी दूर है, क्योंकि ये कहानी तो कैरिबियन आइलैंड्स की है। कोलंबस को लगता था कि अर्थ की साइज असल में काफी छोटी है, और इसीलिए अपने गलत कैलकुलेशंस की वजह से वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाए, पर वो पहुंच गए कैरिबियन आइलैंड्स, और वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियंस कहा। तो आखिर में अमेरिका को डिस्कवर करने वाला इंसान था कौन? अमेरिका को सबसे पहले डिस्कवर करने वाला बंदा था यूरोपियन लीफ एरिक्सन, जो कोलंबस से 500 साल पहले ही अमेरिका के सतह पर पहुंच चुका था। अमेरिका में कई लोग अक्टूबर 9 को लीफ एरिक्सन डे की तरह सेलिब्रेट भी करते हैं, और फिर भी दुनिया भर में ये मिसकंसेप्शन कई टाइम से था कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाला इंसान क्रिस्टोफर कोलंबस था। और फ्रेंड्स, अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी मिसकंसेप्शन पे, जो ये है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था।
लगा क्या झटका? यही सोच रहे होगे कि यार इतने सालों से हम 25 दिसंबर को तो क्रिसमस मनाते हैं, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? वेल, मेरी इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है बाइबल, जिसमें कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि जीसस का जन्म 25 था। अब इसकी भी कई अलग अलग थियरीज है, जिसमें से एक ये है कि एंशिएंट रोमन एम्पायर में हर साल 17 से 25 दिसंबर के दौरान एक विंटर फेस्टिवल हुआ करता था, जिसमें लोग साथ खाना खाते थे और एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे सेंट निकोलस के ऑनर में, क्योंकि वो भी 25 दिसंबर को गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और इसीलिए जब रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और तब भी लोग जीसस का बर्थडे ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि 25 दिसंबर विंटर फेस्टिवल के दौरान जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया जाएगा। और कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जीसस का जन्म एक्चुअल में 6th से लेके 3rd BC के बीच हुआ था, और वो भी स्प्रिंग या गर्मी के मौसम के दौरान। सो फ्रेंड्स, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी विद फैक्ट्स।